हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आवश्यक पोषक तत्व। तो सबसे पहले अपन यानी आवश्यक पोषक तत्वों को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। सब देखते हैं अपन आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व, देखो आवश्यक पोषक तत्व होता क्या है, यानी अपन जो पोषक तत्व की डेफिनेशन देंगे वो डेफिनेशन ये देंगे कि वो वे तत्व जो पौधे का क्या करें, या तो पोषण करें। अपने पास में शब्द क्या आएगा, या तो पोषण, या ये कहेंगे कि वो पौधे की वृद्धि में सहायक हो, उसको अपन क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन इसके आगे यानी शब्द लगा हुआ है आवश्यक, इसका मतलब होता है असेंशियल, यानी पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बिना पौधा अपनी लाइफ साइकिल ही पूरी नहीं कर पाता है। ये चीज देखेंगे, अपनी लाइफ साइकिल वाला जो अपने बात बोली वो अपन देखते हैं थोड़ी सी आगे, क्योंकि यानी इसका ये जो सिद्धांत या कसौटी थी वो दिया था एक वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं यानी सिद्धांत की, कि आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया किसने था। तो जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक तो था आर्नोन। कौन था? आर्नोन। और इस आर्नोन के साथ में दूसरा वैज्ञानिक था स्टाउट। आर्नोन व स्टाउट। इस आर्नोन व स्टाउट ने ये सिद्धांत दिया था सन 1939 में। ठीक है। इसके बाद देखो इस सिद्धांत का शुद्धिकरण, यानी सिद्धांत का क्या किया था, शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण अकेले इस आर्नोन ने किया था। किसने किया था? आर्नोन ने किया था। और ये किया इसने 1954 में। ठीक है। शुद्धिकरण करते हुए इसने क्या किया, यानी आवश्यक पोषक तत्व बता दिए। तो आपकी जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा कि आर्नोन के अनुसार, किसके अनुसार? आर्नोन के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो यहाँ आपको बताना है कितना, 16। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखते हैं अपन यानी 17वें पोषक तत्व के रूप में। कौन से पोषक तत्व के रूप में? 17वें पोषक तत्व के रूप में। यानी किसकी खोज हुई? निकिल की खोज हुई। और निकिल की जो खोज की थी वो की थी ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1987 में। तो अब अपने पास में देखो क्वेश्चन जो बढ़ता है वो ये बनता है कि कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, क्या? कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है? 17। क्योंकि 16 किसके अनुसार थे? आर्नोन के अनुसार। और उसके बाद में अपने पास में निकिल आ गया, तो निकिल यानी भी आवश्यक पोषक तत्वों के अंतर्गत आ गया। तो कुल आवश्यक पोषक तत्व अपने पास में 17 आ गए। ठीक है। देखो इसके बाद में अपने पास में कार्यशील पोषक तत्व भी आए। क्या आए? कार्यशील पोषक तत्व। और कार्यशील पोषक तत्व का जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था किसने? निकोलस ने। किसने दिया? निकोलस ने। और ये सिद्धांत दिया था इसने सन 1960 में। और 1960 में यानी सिद्धांत देते हुए इसने क्या बताए, यानी 4 पोषक तत्व बताए। और वो 4 कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए, नंबर 1 पे कोबाल्ट बता दिया, नंबर 2 पे इसने क्या किया, यानी आपके सिलिकॉन बताया, वेनेडियम बताया और सोडियम बताया। यानी 4 पोषक तत्व इसने बताए किस रूप में? कार्यशील पोषक तत्व के रूप में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक पोषक तत्व की संख्या। क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या। तो आपको क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या बतानी है टोटल, क्योंकि 17 आपके पास थे, 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? 21। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया।
अब चलते हैं अपन कहां पर, यानी कसौटी के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर। तो सिद्धांत जो आर्नोल्ड था इसने क्या किया, यानी कसौटी दी, जिसको अपन सिद्धांत भी बोल सकते हैं, कसौटी भी बोल सकते हैं। तो इसमें इसने 3 बातें बताई। 3 बातें कौन कौन सी बताई, देखिए। इसने ये कहा कि नंबर 1 पर कि जो भी आपका पौधा होता है उसमें यानी किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र ही पूरा नहीं कर पाता है, यानी लाइफ साइकिल से संबंधित जोड़ा। ठीक है, तो अपने कहेंगे कि एक पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है, जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। ये कंडीशन तो इसने पहली बताई। इसके बाद में नंबर 2 पे इसने कहा कि एक पोषक तत्व की कमी को दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर पाएगा। अर्थात अपन जैसे यहाँ ये कहें कि नाइट्रोजन पोषक तत्व की तो पौधे में क्या हो रही है, कमी, और उस जगह अपन क्या दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं, तो पोटेशियम नाइट्रोजन की कमी को पूरा नहीं कर पाता है। तो यहां लिखिए, एक पोषक तत्व की कमी को दूसरा पोषक तत्व पूर्ण नहीं कर पाता है, पूर्ण नहीं कर पाता है। और तीसरी जो बात बताई इसने, तीसरी कही कि जो भी आपके सभी पोषक तत्व हैं वो पौधे की मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उन मेटाबॉलिक क्रियाओं में क्या करता है, पूर्ण रूप से भाग लेता है। तो यहाँ अपने पास में तीसरी जो कसौटी होगी वो ये होगी कि सभी पोषक तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में सीधे रूप से भाग लेते हैं, उपापचयी क्रियाओं में सीधे रूप से भाग लेते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन, यानी जो भी आपके वर्गीकरण है किनका, पोषक तत्वों का, तो वो वर्गीकरण अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहां चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वर्गीकरण। न्यूट्रिएंट्स का अपन वर्गीकरण देख रहे हैं। तो देखो, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अपन मोस्टली 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पे अपन ने यानी अपने को दिया क्या, मुख्य या वृहद पोषक तत्व। वृहद का मतलब बड़े, वृहद का मतलब क्या होता है, बड़े, यानी वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों के लिए 1 ppm से अधिक आवश्यक होती है, यानी 1 ppm से ज्यादा आवश्यक होनी चाहिए, उनको अपन ने क्या कह दिया, यानी वृहद पोषक तत्व। इस वृहद यानी मुख्य या वृहद को वापस क्या किया, 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पे दे दिया संरचनात्मक। क्या अपने को क्या मिला, संरचनात्मक। संरचनात्मक में अपने को क्या मिला, यानी देखो कौन कौन से पोषक तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी पौधे की संरचना का निर्माण करने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक कहलाते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करें कि आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन पौधे का लगभग 90% भाग बना देते हैं। अर्थात यानी जो भी आपका कार्बन होता है और आपका ऑक्सीजन होता है वो पौधे का 45% भाग बनाते हैं। बचा आपके पास में यानी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन पौधे का लगभग 6% भाग बनाता है, यानी कुछ बुक्स में आपको 5% मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 6% मिलेगा, लेकिन लगभग 95 या 96% भाग क्या यानी कौन बना देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद में अपने को मिला क्या, प्राथमिक या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्राथमिक या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपके पास आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK, और उसके बाद में आता है द्वितीयक या गौण पोषक तत्व।
द्वितीय क्रिया जिसको अपन गौण के नाम से भी जान सकते हैं। तो द्वितीय क्रिया गौण पोषक तत्व, और यहाँ पर अपने को मिल जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद आते हैं यानी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने को क्या है अपने, यानी सेकंड पार्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, देखो सूक्ष्म पोषक तत्व के में अपन क्या कहेंगे कि वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों के लिए 1 ppm से कम आवश्यक होती है। क्या यहाँ पर तो आया 1 ppm से ज्यादा, लेकिन यहाँ आ रहा है 1 ppm से कम, तो उनको अपन कह देते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो सूक्ष्म पोषक तत्व अपने कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत अपने पास में आ जाता है जिंक, इसके अंतर्गत अपने पास में आता है मैग्नीज, इसके अंतर्गत आता है अपने क्लोरीन, कॉपर, इसके बाद में अपन लिख लेते हैं आयरन, आयरन के बाद में अपने पास में निकेल, बोरॉन। ठीक है, तो ये अपने पास में यानी पोषक तत्व आए। इसमें एक पोषक तत्व आपका और बचा, वो आया आपका मोलिब्डेनम। तो आपके 8 पोषक तत्व कौन से हो जाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको MO लिखा, ये हालांकि सूक्ष्म के अंतर्गत ये आपको बताना है, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन और गहरा पूछा जाता है तो वहां पर आपको ये पूछा जाएगा कि निम्न में से अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, तो आपको बताना है मोलिब्डेनम यानी अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यह आपके पास में आ गया। फ्रेंड्स, यहां से इस क्लासिफिकेशन से लगभग आपके जेट में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आप जो भी आपका क्लासिफिकेशन है आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अपन यानी जो भी आपके पोषक तत्व हैं उनके प्राप्य रूप। प्राप्य रूप का मतलब क्या होता है, यानी जो पौधा होता है वो पौधा उस पोषक तत्व को किस रूप में ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, प्राप्य रूप कहलाता है। तो देखो प्राप्य रूप, पोषक तत्वों की प्राप्य रूप। ठीक है, और यहां पर अपन देखते हैं यानी सबसे पहले नाइट्रोजन का, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं, पौधे इसको 2 रूपों में ग्रहण करते हैं। नंबर 1, ये पौधा ग्रहण करता है इसको नाइट्रेट के रूप में, यानी लगभग सभी पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन आपके जो चाय और गन्ना है ये क्या करते हैं, इसको अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन धान से संबंधित पूछा जाता है कि धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है NH4+ यानी अमोनिया। इसके बाद अपन फास्फोरस का प्राप्य रूप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको प्राप्य रूप देखने को मिलता है PO4-। उसके बाद में अपन लिखेंगे PO4-3 लगा दीजिए, और साथ में आपको लगाना है HPO4-2। ठीक है, यानी PO4-3 के रूप में भी देखने को मिलता है, HPO4- के रूप में भी देखने को मिलता है, और HPO4-2 के रूप में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम, और ये पोटेशियम यानी K+ के रूप में देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपको जनरली पूछ सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है कि प्राथमिक पोषक तत्वों में से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो एकल रूप में पाया जाता है। एकल रूप में देखो आप, यानी यहाँ देखिए नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये एकल रूप में होके क्या है, संयुक्त रूप। यहाँ फास्फोरस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये भी क्या है, एकल रूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोटेशियम जो है वो पोटेशियम एकल रूप में ही है। आगे आते हैं यानी कैल्शियम, और कैल्शियम को जो ग्रहण किया जाता है वो किया जाता है Ca+2 के रूप में। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो प्राप्य रूप अपने को देखने को मिलता है वो मिलता है Mg+2। और उसके बाद में जो सेकेंडरी का नेक्स्ट पोषक तत्व आता है अपने सल्फर, सल्फर का जो प्राप्य रूप है वो है SO4-।
और इसके अलावा यानी आपको देखने को मिल सकता है SO3 माइनस 2। तो ये अपन ने यानी जो कि आपके प्राथमिक और सेकेंडरी पोषक तत्व हैं इनके प्राप्य रूप अपन ने देखे। इसके बाद में अपन सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्राप्य रूप भी देखेंगे। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्राप्य रूप के अंतर्गत अपन ले लेते हैं कॉपर। कॉपर के लिए देखिए एक तो आता है Cu+2 और एक आता है Cu+3 यानी क्यूप्रस और क्यूप्रेट। इसके नेक्स्ट अपन लेते हैं आयरन। आयरन में आपको देखने को मिलेगा Fe+2 और Fe+3 यानी फेरस और फेरेट। ठीक है, इसके बाद आते हैं यानी नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में ले लेते हैं अपन मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का अपने को देखने को मिलता है MOO4 माइनस। क्या देखने को मिलता है? MOO4 माइनस। फिर लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है, तो डायरेक्ट ही आपको याद रखना है Cl माइनस। और उसके बाद में अपन लेते हैं बोरॉन। बोरॉन को थोड़ा सा आप फास्फोरस के साथ जोड़ के याद रख सकते हो, यानी HbO3 माइनस। क्या आ जाता है अपने पास में? HbO3 माइनस। इसके बाद में आता है अपने पास HbO3 माइनस 2 और नेक्स्ट आ जाता है BO3 माइनस 3। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाता है। इसके बाद देखते हैं अपने पास में यानी नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में, और नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में आप देखते हैं निकिल का। तो निकिल के ऊपर हमेशा साइन प्लस का होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है Ni+। फिर अपने पास में यानी बच जाता है मैग्नीज। क्या बचता है? मैग्नीज। तो यहाँ पर Mn के लिए यानी मैग्नीज के लिए आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ मैग्नीज के लिए आता है Mn+2। क्या आ जाता है? Mn+2। तो ये अपन ने क्या देखा? पोषक तत्वों के प्राप्य रूप। यहां से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नाइट्रोजन में से पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं यानी गतिशीलता कि एक तो क्या होता है यानी जो पोषक तत्व होता है वो पौधों में गतिशील होता है, और दूसरी कंडीशन आती है वो दूसरी कंडीशन किसमें आती है? मृदा में गतिशीलता आती है। तो मृदा में गतिशीलता देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं मृदा में गतिशीलता के आधार पर। मृदा में गतिशीलता के आधार पर, मृदा में गतिशीलता के आधार पर सबसे पहले इसमें अपन क्या लेते हैं? सर्वाधिक गतिशील यानी सबसे ज्यादा गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गतिशील पोषक तत्व आपका नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन में भी यानी आपको बताना है NO3 माइनस यानी आपका जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रेट सबसे ज्यादा गतिशील होता है। इसके बाद में आपको यानी इसके अंतर्गत बताना है सल्फर, और सल्फर के अलावा आप मैग्नीज और क्लोरीन भी इसमें बताओगे। तो आपको यानी सर्वाधिक गतिशील पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का भी रूप कौन सा? नाइट्रेट होता है। उसके बाद अपन ने देखा कम गतिशील। क्या देखा? कम गतिशील। कम गतिशील में फिर नाइट्रोजन आएगा, लेकिन नाइट्रोजन का कौन सा रूप आएगा? NH4+ यानी जो अमोनिया होता है वो अमोनिया क्या होता है? कम गतिशील। और इसके अलावा आपके जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सल्फर तो अपन ने कहा ले लिया? ऊपर ले लिया। तो यहाँ पे आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के अलावा आपको बताना है पोटेशियम। ठीक है, और उसके बाद आते हैं अपन अगतिशील यानी बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं वो पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? अगतिशील कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आपको बताना है एक पोषक तत्व तो फास्फोरस और दूसरा पोषक तत्व है जिंक। तो ये तो अपन ने क्या देखा? किसके आधार पर देख लिया? मृदा में गतिशीलता के आधार पर देख लिया। इसके बाद देखते हैं अपन यानी पौधों में गतिशीलता के आधार पर। पौधों में
गतिशीलता के आधार पर, ठीक है। यहां पर भी अपन वही यानी सर्वाधिक गतिशील जो भी आपने ऊपर पढ़े वैसे का वैसा ही अपने को पढ़ना है। तो यहां पर लेते हैं यानी पौधों में गतिशीलता के आधार पर सबसे पहले सर्वाधिक गतिशील, क्या लेते हैं, सर्वाधिक गतिशील। और सर्वाधिक गतिशील में आपको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बताने हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आपके पास कौन कौन से रहते हैं, एन, पी और के। देखिए सर्वाधिक गतिशील पौधों में भी क्या है, नाइट्रोजन है, मृदा में भी क्या है, नाइट्रोजन है। एक चीज तो आपको कंफर्म क्लियर हो चुकी होगी कि अपने पास में सर्वाधिक जो गतिशील पोषक तत्व होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन। वो किसी भी आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यानी मृदा में पूछ लेता है तो भी वही बात है, और आपके पौधों में पूछ लेता है तो भी वही बात है। इसके बाद आते हैं मध्यम गतिशील, यानी मध्यम गतिशील। यहां पर अपन थोड़ा सा और एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहां तो अपन ने क्या कर दिया, कम गतिशील, लेकिन इसमें अपन एक चीज और ले लेते हैं, मध्यम गतिशील। और मध्यम गतिशील में अपने कौन सा पोषक तत्व आ जाता है दोस्तों, जिंक आ जाता है। अब यहां देखो, यहां जिंक है, वो जिंक बिल्कुल भी अगतिशील है। क्या है, अगतिशील है। और उसके बाद में लेते हैं अपन कम गतिशील, यानी जो कम गति करते हैं वो कम गतिशील कहलाते हैं। तो कम गतिशील, और कम गतिशील के अकॉर्डिंग अपन क्या लेते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। क्या ले लेते हैं, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। और उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अपना कौन सा, अगतिशील, यानी जो बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं। तो यहां लिख दीजिए अगतिशील। हालांकि मैं इसको एक संबंध आपको और स्थापित करवाऊंगा, और वो कहां करवाऊंगा आप देखिए अभी, यानी कैल्शियम और बोरॉन, ठीक है। यानी ये आपने किसके आधार पे आ गया, गतिशीलता पौधों में, पौधों के आधार पर। इसी के अंतर्गत अपन लेते हैं नेक्स्ट जो अपना यानी पोषक तत्वों में ही, यानी जो भी आपके कौन से पोषक तत्व के लक्षण कौन से भाग पर दिखाई देते हैं, ये चीज अपन देखेंगे। तो यानी पोषक तत्वों के लक्षण की कमी के लक्षण कहां कहां दिखाई देंगे, ये चीज अपने को देखना है। यहां और यहां आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी जो चीज अपन ने यहां पढ़ ली वो की वो चीज आपको यहां याद रखना है। वो कैसे याद रखना है, एक बार देखिए। देखो सबसे पहले आपका जो लक्षण दिखाई देता है वो दिखाई देता है पुरानी पत्तियों के ऊपर। पुरानी के लिए अपन सभी क्या काम में ले सकते हैं, यानी जो निचली पत्तियां, क्योंकि पौधों में क्या करते हैं अपन, चार प्रकार से लक्षण देखेंगे। एक पुरानी या निचली पत्तियों पे, दूसरा नई व यानी जो ऊपरी पत्तियां होती है उसमें, तीसरा नई व पुराने दोनों में यानी कंप्लीट पौधे के ऊपर, और चौथा अग्रकलिका के ऊपर। तो जो पुरानी व निचली पत्तियां हैं कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, यहां से उठाइए और यहां लिख दीजिए एन, पी और के। यानी यहाँ जो सर्वाधिक गतिशील थे वो पुरानी और निचली पत्तियों पे अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ऐड करनी है, और वो आपको यानी दो पोषक तत्व ऐड करने हैं, और वो दो पोषक तत्व कौन से करने हैं, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन यानी नई पत्तियों पर, नई पत्तियों पर। अब नई पत्तियों के लिए आपको याद रखना है कौन सा, यानी आपके कम गतिशील पोषक तत्व। तो सिंपल सी बात, पहले याद तो छोड़ दो एक बार, क्योंकि बाद में जो भी पोषक तत्व बचेंगे वो टोटल नई पत्तियों के ऊपर जाएंगे। तो देखो आगे नई व पुरानी, नई व पुरानी यानी कंप्लीट जो पौधा होता है, संपूर्ण पौधा होता है, उस संपूर्ण पौधे पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ नहीं करना है, यहां से उठाओ मध्यम गतिशील और यहां ले जाके रख दो, यानी आपके पास कौन सा पोषक तत्व आ गया, जिंक पोषक तत्व आ गया, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैं लिखता हूं अग्रकलिका के ऊपर, यानी अग्रकलिका का मतलब क्या होता है, जिसने अभी अभी वृद्धि की हो वो क्या कहलाता है, अपने अग्रकलिका कहलाता है, ठीक है। तो अग्रकलिका के ऊपर अपने को देखने को मिलता है यानी आपके कैल्शियम और बोरॉन। अब मैं
क्या करना है, देखो ये क्या है, गतिशील यहाँ डाल दिया, ये अपने पास में मध्यक गतिशील यहाँ आ गया, ये अपने सर्वाधिक गतिशील यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये चीज आपको करनी है, ये आपके पास पोषक तत्व पड़े हैं, कुछ भी नहीं करना है, और जो भी बाकी और बच गए वो डाल दो, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर, जो भी आपके पोषक तत्व बच जाते हैं वो कहां पर आ जाते हैं, नई पत्तियों पर। आ गया समझ में? तो आगे अपन चलते हैं, यहां तक कंप्लीट। यदि आपको समझ में आ गया तो आपको इसको रिटर्न कर लेना है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट पोषक तत्वों के कार्य। चलते हैं पोषक तत्वों के कार्य, और सबसे पहले अपना पोषक तत्व ले लेते हैं कौन सा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, तो यहां पर देखो सबसे पहला जो कार्य है वो बता दो आप, यानी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब डीएनए, भाई सिंपल सी बात है, न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, यानी डीएनए। उसके बाद में आप क्या कहोगे, जो भी आपके एमिनो एसिड है यानी एमिनो अम्ल, और उसी के साथ साथ में आप विटामिन बता दोगे। ठीक है, तो आपने देखा विटामिन यानी न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, विटामिन, इनका क्या करता है, संश्लेषण करता है। क्या करता है नाइट्रोजन, इनका संश्लेषण करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसका दूसरा कार्य, नाइट्रोजन क्या करता है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि। क्या करता है, वानस्पतिक वृद्धि। तो वानस्पतिक वृद्धि में सहायक कौन, नाइट्रोजन। ये लो क्या आ गया अपने पास में, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक। इसके बाद बता दो आपका जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, इसका भी संश्लेषण कौन करता है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण। ठीक है, इसमें इसके बाद में नेक्स्ट बता दो, ये क्या करता है, यानी जो टिलर्स फॉर्मेशन होते हैं, कल्ले होते हैं, जिन फसलों में भी कल्ले बनते हैं, तो कल्लों के निर्माण में सहायक, यानी उनकी संख्या भी बढ़ाएगा और उनका आकार भी बढ़ाएगा, तो कल्लों के निर्माण में सहायक। तो यहां पर अपन ने इनके कार्य देखे। अब बात करते हैं अधिकता के लक्षण। अधिकता के लक्षण यानी नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी तो अपने को कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि कर रहा है। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी तो पौधा कैसा हो जाएगा, यानी कोमल होगा। ठीक है, कोमल होगा। आपको पता है यदि पौधा कोमल हो गया, थोड़ी सी हवा चलते ही क्या होगा, यानी वो गिर जाएगा, नाजुक हो गया तो गिरेगा, और गिरेगा तो उसमें क्या होगा, रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो पहला लक्षण अपन ने क्या देखा, रोग व कीटों का प्रकोप अधिक। रोग व कीटों का प्रकोप अधिक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अधिकता हो रही है, यानी जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं यानी सब्जियां हैं, उन सब्जियों की जो भंडारण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो सब्जियों की भंडारण क्षमता कम। ठीक है, इसके नेक्स्ट अपन देखते हैं, यानी और आगे अपने को क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यानी जो गन्ना है, इस गन्ने में क्या होता है, नाइट्रोजन की यदि अधिकता हो जाती है तो चीनी की मात्रा कम हो जाती है। तो गन्ने में चीनी की मात्रा कम। ठीक है, तो ये तो अपन ने अधिकता के लक्षण देखे। अब अपने को क्या करना है, कमी के लक्षण देखने हैं। यानी नाइट्रोजन की यदि कमी हो गई तो अपने को कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या बताना है, नंबर 1 पर ये कह देंगे, पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधा कैसा रह जाएगा, बोना रह जाएगा। तो बोना रह जाएगा, पौधा बोना रह जाएगा। ठीक है, अब बात करें, यानी यदि पौधा बोना रहेगा तो अपने को उपज भी प्रभावित होगी। तो आप ये भी लिख सकते हो कि उपज प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर यानी इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो आपको लक्षण बताना है वो बताना है यहां से। कहां से, यहां से। यहां पर देखो ये रहा नाइट्रोजन।
अब ये क्या करता है, यानी इसके कारण जो भी पुरानी पत्तियां होती हैं वो पुरानी पत्तियां कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती हैं। कैसी हो जाती है, पुरानी पत्तियां पीली हो जाती हैं। आ गया समझ में? तो यहां अपन ने क्या देखा, नाइट्रोजन पोषक तत्व के कार्य, अधिकता के लक्षण, और अपन ने और क्या देख लिया, इसके कमी के लक्षण देख लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व के ऊपर। और नेक्स्ट पोषक तत्व अपन ले लेते हैं कौन सा, फास्फोरस। सबसे पहला कार्य, और सबसे पहला कार्य आप, यानी जो ये फास्फोप्रोटीन होती है, फास्फोप्रोटीन, उस फास्फोप्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो यहां लिख दीजिए फास्फोप्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो कार्य आपको बताना है वो बताना है जड़ों का विकास। यानी आपके जो भी पौधा होता है उस पौधे में जड़ों का विकास कौन करता है, फास्फोरस करता है। उसके बाद में तीसरा कार्य बताना है, ये क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और एटीपी का निर्माण करने के कारण, क्योंकि इसके पास एटीपी का मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा खूब सारी हो गई, यानी एटीपी का निर्माण करता है। तो इसमें अपने पास में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा की मुद्रा, यानी एनर्जी ऑफ करेंसी, एनर्जी ऑफ करेंसी यानी ऊर्जा की मुद्रा किस पोषक तत्व को कहते हैं। तो आपको बताना है क्या, फास्फोरस। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट कार्य, सिंपल सी बात है, एटीपी का निर्माण कर रहा है, उसका स्थानांतरण भी करने का कार्य कौन करेगा, आपका फास्फोरस ही करेगा। तो एटीपी का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, एटीपी का स्थानांतरण करता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं, यानी जो बीज की सुडोलता होती है, क्या, बीज की सुडोलता, जो बीज को आकार प्रदान किया जाता है, यानी जो सुडोल है, वो सुडोलता प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, आपका फास्फोरस करता है। और इसी के अंतर्गत आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइफ ऑफ की, क्या, लाइफ ऑफ की, यानी जो प्लांट्स की लाइफ ऑफ की है वो क्या है, यानी पौधों के जीवन की चाबी, वो जीवन की चाबी भी कौन सा पोषक तत्व है, आपका फास्फोरस। ठीक है, जीवन की चाबी भी कौन सा है, आपका फास्फोरस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन, यानी फास्फोरस के कमी के लक्षण। यहां देख रहे हैं कमी के लक्षण। चलो कमी के लक्षणों में देखो सिंपल सी बात आती है, सबसे पहले यहां लेते हैं जड़ों का विकास रुक जाएगा, तो यहां लिख देते हैं जड़ों, यानी कमी हो जाएगी तो जड़ों का विकास कम होगा। जड़ों का विकास कम होगा तो पौधा फिर कैसा रह जाएगा, बोना रह जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में जो अपने नेक्स्ट, यानी जो कमी का लक्षण बताएंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कमी का लक्षण है, यानी पुरानी पत्तियों पर ही इसका प्रभाव देखने को मिल रहा था, तो अब उसका कलर कैसा हो जाता है। तो यहां बताना है पुरानी पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, यानी बैंगनी हो जाता है। देखो नाइट्रोजन में कैसा हो रहा था, पीला हो रहा था, और यहां पर फास्फोरस में कैसा हो रहा है, बैंगनी कलर हो रहा है। तो यहां अपने फास्फोरस देख लिया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में लेते हैं कौन सा, पोटेशियम। ये पोटेशियम, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेशियम के लिए। तो सबसे पहला जो स्टोमेटा यानी रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए, यानी जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन सा पोषक तत्व काम में आता है, पोटेशियम आता है। तो यहां अपन ने लिखा रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक, खुलने व बंद होने में सहायक, स्टोमेटा, क्लोजिंग, ओपनिंग। आ गया समझ में। उसके बाद देखिए आपको बताना है नाइट्रोजन का उल्टा। किसका उल्टा बताना है, नाइट्रोजन का उल्टा लेके चलना है इसको, यानी ये अपोजिट काम करता है। तो यानी जो भी आपके रोग और कीट हैं
उनमें उनके प्रति प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो लाने का कार्य भी कौन करता है? पोटेशियम। तो यहां लिख दीजिए रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। और इसके ही आगे अपन तीसरा कार्य बता रहे हैं, जो परासरण नियमन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? परासरण नियमन क्रिया। इस परासरण नियमन क्रिया में भी कौन सा पोषक तत्व भाग लेता है? पोटेशियम लेता है। अब आ जाते हैं थोड़े से 2 क्वेश्चन से यहां आपको मैं बता देता हूं। देखो वो क्वेश्चंस भी आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। यहां सबसे पहले बात करेंगे अपन, एक तो इसे आरामदायक पोषक तत्व कहा जाता है। क्या? आरामदायक। आरामदायक का मतलब होता है लग्जरी कंजप्शन। आरामदायक पोषक तत्व है, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि ये क्या, यानी जो पोषक तत्व होता है ये पौधों को धीरे 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 प्राप्त होता है, और धीरे धीरे प्राप्त होने के कारण यानी इसको क्या बोल दिया अपने को, अपन ने आरामदायक पोषक तत्व, ठीक है, लग्जरी कंजप्शन। इसके बाद में जो दूसरी चीज अपन बताएंगे वो दूसरी चीजें बताएंगे कि कभी यानी इसमें क्या होता है, पोटेशियम की कमी तो हो जाती है, लेकिन कमी होने पर ये क्या होता है, यानी लक्षण प्रकट नहीं करता है। लक्षण प्रकट नहीं करने के यानी कारण इसको अपन ने क्या कहा, हिडन हंगर। क्या बोल दिया इसको? हिडन हंगर बोल दिया। यानी लक्षण प्रकट नहीं करेगा, कमी हो जाएगी तो भी। तो यहां पर लिखेंगे कमी होने पर भी लक्षण प्रकट नहीं करता, लक्षण प्रकट नहीं करता है। तो यहां पर अपने पास में आ गया कौन सा, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा पोषक तत्व कौन सा है जिसकी कमी पौधे में हो गई तो वो लक्षण प्रकट नहीं कर रहा है, तो आपको बताना है पोटेशियम। और उसके बाद देखते हैं अपन कमी के लक्षण। क्या देखते हैं? कमी के लक्षण। देखो कमी के लक्षणों के अंतर्गत आपको यानी क्या बताना है, नंबर 1 जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के किनारे क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। तो यहां आप लिख दीजिए पुरानी पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। सिंपल सी बात है, किस पे लक्षण दिखाई दे रहा है, पुरानी पत्तियों पे। और पुरानी पत्तियों में क्या होता है, जो किनारे होते हैं वो किनारे क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। ठीक है, यहां तक आज अपने बात की, यानी यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यानी ज्यादा मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताया सारी चीजें, तो जो चीज भी अपने पढ़ी वो चीज आप अपनी यानी तैयार कर लेना। अब अपन देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, तो यानी आपको नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके पोटेशियम है उससे आगे देखना है। थैंक यू।